हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो आज हमारे पास है एक अच्छा टॉपिक जिसमें हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश और इसमें हमारा है पल्लव राजवंश, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और आपको पता है कि दक्षिण भारत के जो राजवंश है, जैसे पल्लव हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट हो गए, इनसे रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो हम एक एक करके आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको तीनों राजवंश को कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी भी मिलेगी और साथ में वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाने को मिलेगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आराम से वीडियो के सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, तब जाकर के आपको सारी चीज़ें थ्योरेटिकल फॉर्मेट में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सब कुछ अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके लिख रखा है यहाँ पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। चौथी शताब्दी में, यहाँ पे ध्यान रखना है कि चौथी शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया था और लगभग 6 वर्ष तक 6 वर्ष 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में ये राज्य किया था। यानी लगभग इनका जो राजवंश रहा वो 600 वर्ष तक मतलब कि शासित रहा। ठीक है, कहाँ पर? तो कांचीपुरम में इन्होंने राज्य स्थापित किया था। कांचीपुरम पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु। अब इसके बाद हम आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट्स है कि बोधि धर्म जो थे, बोधि धर्म इसी राजवंश का था जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि बोधि धर्म का चीन में काफ़ी ज़्यादा मतलब, जैसे कि हम जानते हैं ना कि ये जो मार्शल आर्ट है, ये वगैरह जो चीन में ये ज़्यादातर फेमस है, वो भारत ने ही यानी बोधि धर्म ने ही इसको स्टार्ट किया था। इसी राजवंश के वो थे जाके चीन में इन्होंने इसका प्रचार किया था। यह राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, यानी यह राजा जो थे अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। जैसे हम लोग शक राजा को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यह राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। पल्लवों के प्रारंभिक इतिहास की रूपरेखा रूपरेखा स्पष्ट नहीं है, यानी कि अलग अलग जो इतिहासकार हैं इस पर अलग अलग अपना मत रखते हैं। यह माना जाता है कि पल्लवों का उदय सतवाहनों के बाद हुआ था। ठीक है, सतवाहन से संबंधित आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा स्टार्ट की गई थी वो सतवाहन ने स्टार्ट किया था। और सतवाहन जो था वो आंध्र प्रदेश, मतलब कि आंध्र सतवाहन किसको नाम से जाना जाता था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर ये फैला हुआ था। तो ये चीज यहाँ पे सतवाहन से ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट्स है कि पल्लवों का कार्य क्षेत्र दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु था। उनकी राजधानी कांची बनी। पल्लवों का जो प्रामाणिक इतिहास है वो 6ठी सदी के लगभग यानी से ही मिलता है, 6ठी सदी के ईस्वी से मिलता है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसके मतलब इंट्रोडक्शन दिए गए हैं कि क्या था आपका पल्लव राजवंश। अब इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा और पॉइंट और उसके बाद हम एक एक करके शासक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझिए और वीडियो को कर दीजिए आप सबसे पहले तो लाइक। अब यहाँ पे देखिए कि इस प्रदेश का ऐतिहासिक इतिहास यानी ऐतिहासिक जो शासक था सिंह विष्णु को माना जाता है। यह बड़ा शक्तिशाली शासक था जिसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी। ये पूछा जा सकता है कि अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी, तो पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु ने ही उपाधि धारण की थी। इसने संपूर्ण चोल मंडल पर अपना अधिकार कर लिया और अपने राज्य का विस्तार कावेरी तक किया था। यह वैष्णव धर्म को अपनाने वाला, मतलब कि वैष्णव धर्म को मानता था, धर्मावलंबी था, वैष्णव धर्मावलंबी था। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग शासक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंह विष्णु, जो कि हम जानते हैं पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन ध्यान रहेगा, पल्लव वंश के संस्थापक अगर हम बात करें तो किसी और को माना जाता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिंह विष्णु के समय में पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ होता है। ध्यान रखिएगा कि सिंह विष्णु के समय में पल्लव इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ होता है। सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत का महान कवि भारवी रहता था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु को सिंह विष्णुत्तर युग और अवनी सिंह भी कहा जाता है। यानी यहाँ की एक और उपाधि यहाँ पे देखेंगे, सिंह विष्णुत्तर या फिर अवनी सिंह की उपाधि इनको मिली थी।
उसने चोलों को परास्त कर कावेरी नदी के मुहाने तक अपने राज्य को विस्तृत किया और चोल मंडल की विजय के बाद उसने अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पेरुमाल, ये भी एक उपाधि है इनकी। अवनी सिंह तो हम देखते आ ही रहे हैं, लेकिन सिंह विष्णु पेरुमाल की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न और जानने को मिलेगा। पहला चीज कि सिंह विष्णु पेरुमाल की उपाधि किसने धारण की थी, हो सकता है पूछा जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूरा ना पूछ करके डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि पल्लव वंश के किस शासक ने, यानी आपको डायरेक्ट दे ये भी बता देगा कि किस वंश के शासक ने। तो पल्लव वंश के किस शासक ने सिंह विष्णु पेरुमाल की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखना है कि अवनी सिंह और सिंह विष्णु पेरुमाल की उपाधि सिंह विष्णु ने ही धारण की थी। इनके समय में जो कि संस्कृत के महान एक कवि थे जिनका नाम था भारवी, वो रहते थे। राइट, सब कुछ क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम आगे के स्लाइड पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है। अगले स्लाइड में हमें देखने को मिलेगा महेंद्र वर्मन, यानी इनके बाद के जो शासक रहे वो। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें तो पल्लव वंश में बहुत सारे शासक थे, लेकिन हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो बहुत कम ही शासक है जो बार बार रिपीट होता है, बहुत पूछा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में रिविजन के पर्पज से सिर्फ उन्हीं शासकों के नामों को इंक्लूड किया जो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इससे बाहर अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया, ना ही पूछा जाएगा। श्री विष्णु के बाद उसका पुत्र यानी महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन कौन था? श्री विष्णु का पुत्र था, शासक बना। वह बहुत योग्य था, अपने पिता के समान ही वह योग्य शासक था जिसने कई उपाधियां धारण की थी। जिसके उपाधियों में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए चेतककारी, मत्य विलास प्रसन्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और विचित्रचित। ठीक है, विचित्रचित ये एक भी उपाधि थी। मध्य विलास इनकी उपाधि थी, मध्य विलास प्रसन्न इनकी रचना थी। ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन का समकालीन था। ठीक है, महेंद्र वर्मन का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध भी हुआ था। ठीक है, पल्लवों की शक्ति, यानी देखिए इस युद्ध में हुआ क्या, ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जब युद्ध हुआ था तो पुलकेशिन द्वितीय इसमें विजयी रहा था, महेंद्र वर्मन इसमें पराजय हुआ। पल्लवों की शक्ति द्रविड़ क्षेत्र में जमी रही। स्थापत्य कला में चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करवाने का श्रेय महेंद्र वर्मन को ही दिया जाता है। ये समझ में आया? स्थापत्य कला में चट्टानों को काट करके मंदिर बनाने की जो शैली स्टार्ट की गई थी वो श्रेय किसको दिया जाता है? महेंद्र वर्मन को ही दिया जाता है। वह साहित्य, कला, संगीत आदि का संरक्षक था। वह स्वयं भी लेखक था जिसने मत्य विलास प्रसन्न की रचना की थी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता रहता है, इसको आप एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मत्य विलास प्रसन्न किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है, या फिर महेंद्र वर्मन कहीं लिखता है, कहीं डायरेक्ट महेंद्र वर्मन प्रथम लिखेगा। महेंद्र वर्मन प्रथम कौन था? तो श्री विष्णु का ये जो कि पुत्र था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। किसके समकालीन था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था, जिसमें युद्ध में ये पराजित हुआ था। इसका बदला, यानी जब ये पराजित हुआ तो इसका बदला आगे इसका पुत्र लेता है, जो कि हम आगे देखेंगे। चलिए अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम में अगर हम देखेंगे तो महेंद्र वर्मन के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन शासक बनता है। जैसे ही शासन संभाला वैसे ही पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध करना पड़ा था। तो पुलकेशिन द्वितीय से यहाँ पर युद्ध करता है। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई, यानी इस युद्ध में अपने पिता का बदला ये पूरा कर लेता। ठीक है ना। नरसिंह वर्मन ने वातापी पर अधिकार किया और इसी के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी जिसको वातापिकोड की उपाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वातापी पर अधिकार किया था, तब जाकर के वातापिकोड की उपाधि उसने धारण किया था। फलस्वरूप उसने महामल की उपाधि भी धारण की। ये भी याद रखिएगा, महामल की उपाधि किसकी थी? महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम की थी। उसने महामलपुरम यानी कि महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। तो यहाँ पे एक और प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जो कि पूछा जा सकता है, महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो जिसने महामल की उपाधि धारण की थी, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस शहर को बसाया था। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। ध्यान रखिएगा कि पल्लव वंश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। नरसिंह वर्मन ने सात रथ मंदिर भी बनवाए थे, जो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में जाना जाता है। तो सात रथ मंदिर का निर्माण इसने कराया था। और पत्थर काटकर मंदिर बनाने का जो निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो महेंद्र वर्मन को दिया जाता है। हमने पीछे जस्ट देखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए,
चीनी यात्री हेनसांग नरसिंह वर्मन के समय में ही ये भारत आया था, यानी जब उस वक्त आप जानते हैं कि हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था, तो अगर उसके समकालीन की अगर हम बात करें तो ये नरसिंह वर्मन का ही समय चल रहा था। नरसिंह वर्मन के समय में ही वो भारत आया हुआ था। उसने अपने यात्रा विवरण में पल्लव राजवंश का उल्लेख किया हुआ है, यानी जो हेनसांग है चीनी यात्री, इसने अपने यात्रा विवरण में पल्लव वंश का उल्लेख किया हुआ है। हेनसांग के अनुसार पल्लव राज की भूमि उपजाऊ थी, वहां की प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लोग विद्या प्रेमी थे। हेनसांग के अनुसार कांची में 100 से भी अधिक बौद्ध विहार थे, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखना है कि हेनसांग जो है वो किस पल्लव शासक के समकालीन था या फिर किसके समय में वो भारत आया हुआ था, तो ये ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही वो भारत आया हुआ था। राइट, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद दो शासक और आते हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप बुक से पढ़ सकते हो। महेंद्र वर्मन द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फिर एक शासक बनते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो इन दोनों को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे अगले शासक पर, जो कि हम देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनका समय 695 से 720 ईस्वी तक। नरसिंह वर्मन ने अपने शांतिपूर्ण शासक का सदुपयोग समाज और संस्कृति के विकास में लगाया। उसने राज्य में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों में कांची का कैलाशनाथ मंदिर, देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। महाबलीपुरम का तथा कथित सोर जो मंदिर है, सोर टेम्पल, तमिलनाडु में पड़ता है ना, सोर टेम्पल, कांची के एरावत मंदिर और साथ ही साथ पन्नामलई के मंदिर जो कि मुख्य है, इनके द्वारा ये बनाए गए थे। देखिए महाबलीपुरम की स्थापना तो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है, हमने ऊपर में देखा था, जो कि महामल की उपाधि भी धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय को हराने के पश्चात। वतापिकोडी की उपाधि भी उसने धारण किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि महाबलीपुरम में जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करा था, तो इसका निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है ये मंदिर के संबंध में। 10 कुमार चरित्र के रचयिता महाकवि जो डांडी थे, डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में डांडी रहते थे, जो कि 10 कुमार चरित्र के लेखक है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में रहते थे। तो ये दोनों आपस में इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक करो। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन साहसी और उत्साही शासक था, जिसने पल्लव शक्ति का पूर्ण निर्माण किया। इसके शासनकाल में भी पल्लव चालुक्य संघर्ष हुए। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची पर अधिकार कर लिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची पर अधिकार कर लिया था, लेकिन नंदी वर्मन पुनः उस पर अधिकार जमा लेता है, किसी प्रकार से युद्ध वगैरह करके पुनः उस पर अधिकार कर लेता है, चालुक्यों को पराजित करके। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो क्लियर है, जितने भी शासक थे पल्लव वंश से रिलेटेड वो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हमारी बारी आती है पल्लव वंश राजवंश से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, ताकि जो एग्जाम्स पे चीजें पूछी जाती हैं वो यहाँ से हमारा कवर हो जाए। तो अब अपनी कमर को कस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। कांची के पल्लव शासकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे देखिए प्रयाग प्रशस्ति एवं हवेनसान के यात्रा विवरण। हवेनसान का मतलब हेनसान का विवरण से मिलता है। दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो प्रयाग प्रशस्ति के साथ साथ यहाँ पे हमें जो हेनसान का यात्रा विवरण है वहां से मिलता है। शिव स्कंद वर्मन संभवतः प्रारंभिक पल्लव वंशी शासक था, उसने कांची को अपनी राजधानी बनाया था। यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग बताना चाहता था। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कांची को जो स्थापित किया था वो थे यहाँ पे कौन, शिव स्कंद वर्मन। ठीक है, यही यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बाद आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। कांची के पल्लव राजवंश के उत्कर्ष का इतिहास वस्तुतः, ध्यान रखिए, कांची के पल्लव राजवंश के
उत्कर्ष का इतिहास वस्तुतः सिंह वर्मन, जो कि सबसे पहले शासक के रूप में हम देखते हैं, सिंह वर्मन के समय में प्रारंभ होता है, जबकि महान पल्लवों की परंपरा उसके पुत्र सिंह विष्णु से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे दो चीज है, सिंह विष्णु पुत्र था सिंह वर्मन का, और सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो पल्लव राजवंश के उत्कर्ष का इतिहास हमें सिंह वर्मन से ही प्राप्त होता है, लेकिन जबकि उसकी महान पल्लवों की परंपरा उसके पुत्र सिंह विष्णु से स्टार्ट होती है। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर आपसे पूछे तो सिंह विष्णु को ही करना है। सिंह वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी सिंह विष्णु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यही तो भी बताना चाहते थे आपको, सिंह विष्णु पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और ये पुत्र किसका था, सिंह वर्मन का पुत्र था। ठीक है, सिंह विष्णु ने अवनी सिंह यानी पृथ्वी का सिंह नामक उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु विष्णु का उपासक था, ये ध्यान रखिएगा। सिंह विष्णु के शासन काल में मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु के दरबार में कीर्तार्जुनियम जो नामक महाकाव्य, इसके रचयिता महाकवि भारवी रहते थे। ऊपर हमने देखा था ना कि भारवी रहते थे सिंह विष्णु के दरबार में, और इनकी रचना क्या था, कीर्तार्जुनियम। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता था, यह ध्यान रखिएगा। कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है, भारवी है, यहाँ पे भारवी। ठीक है, अगला है, आगे क्या है कि श्री विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम राजगद्दी पर बैठा हुआ था। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे के पॉइंट्स में हम क्या देखेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे अभी जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स आपको देखने के मिलेंगे वो डायरेक्ट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, बस ध्यान से समझिए और सबको याद रखिए। आगे है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्स्य विलास, विचित्रचित, गुणभर तथा शत्रुमल की जैसी अनेक उपाधि धारण की थी। ऊपर में हमने ये उपाधि दोनों देखा था, लेकिन गुणभर और शत्रुमल की उपाधि नहीं देखा था, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम ने अनेक गुहा मंदिरों का निर्माण कराया था। महेंद्र वर्मन ने ही सबसे पहले पाषाण खंडों को काटकर यानी कि चट्टानों को काट करके मंदिर बनाने की कला का प्रचार किया हुआ था, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से शिक्षा ली थी, यानी अगर पूछ लिया जाए कि महेंद्र वर्मन प्रथम के गुरु कौन थे तो यही थे रुद्राचार्य। ठीक है, रुद्राचार्य। मत्स्य विलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा। महेंद्र तड़ाग नामक सरोवर के निर्माण का श्रेय भी उसी को दिया था। तड़ाग नामक सरोवर यानी जो तालाब है उसके निर्माण का श्रेय इसको दिया था इनके दरबार में, तो ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप हमें हटाना पड़ेगा, माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स रिपीट हो गया इसको कॉपी पेस्ट करने में, क्योंकि अगर क्वेश्चन हम जो यहाँ पे पेज 1 पे जो चीज़ कर रहे थे उसी चीज़ को यहाँ पे ये छूट चुका है, तो इसको हमें हटाना है। भारवी जो थे वो किसके दरबार में रहते थे, इनके दरबार में, श्री विष्णु के दरबार में, हमने ऊपर में देखा हुआ। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखिए क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है, महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि शासक बनता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या एवं बदामी पर कब्जा जमाया था। ठीक है, तथा वातापिकोड की उपाधि इसने धारण की थी, हमने ऊपर में देखा था, वातापिकोड की उपाधि इसने धारण की थी। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। महाबलीपुरम था जो एक बंदरगाह था नरसिंह वर्मन प्रथम के राजकाल में। इसके बाद है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लपुरम नामक शहर को बसाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में ही चीनी यात्री हेनसांग जो कि कांची में आया हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, साथ ही साथ महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया हुआ था, ये प्रश्न याद रखना है। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वेंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। किसने, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने मुक्तेश्वर मंदिर और वेंकुट पेरुमल मंदिर, जबकि कैलाशनाथ मंदिर, कांची कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। तो नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे सारा पॉइंट्स हमारा कवर होता है। अभी कुछ एमसीक्यू है तो देखते हैं कितना आप सही करते हैं। जल्दी से आप लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए, राइट आंसर गेस करिए। भारत में पल्लवों का एकास्मिक रथ कहाँ मिलता है? पहला प्रश्न है कि भारत में पल्लवों का एकास्मिक जो रथ है वो कहाँ मिलता है? तो एकास्मिक रथ मिलेगा महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम की स्थापना किसने कराया था? वर्मन प्रथम ने कराया हुआ था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक के समय में हुआ था। तो यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच जो लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। किसके समय में ये शुरू हो गया था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच जो है वो लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम। ध्यान रखिएगा, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने मत्तविलास प्रसन्न की रचना की थी। ठीक है। अगला है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। यानी जो 7 रथ आपने देखा था उसी के बारे में बात की जा रही है। जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला आपका है कीर्तार्जुनीयम, 10 कुमार चरित्र, मत्तविलास प्रसन्न। उपरोक्त में से कौन सा साहित्यक पल्लव काल की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति कृतियां मानी जाती है। यानी पल्लव काल की सर्वश्रेष्ठ कृतियां किसको मानी जाएगी इनमें से। तो ये भी था पल्लवंश में ही, 10 कुमार चरित्र भी पल्लवंश में लिखा गया डांडी के द्वारा। मत्तविलास प्रसन्न, महेंद्र वर्मन प्रथम, यानी तीनों पल्लवंश से ही संबंधित है। तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं होगा, यानी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। तो पल्लव वंश के संस्थापक के रूप में किसको देखेंगे। सी विष्णु को, सी विष्णु अवनी सिंह। ठीक है, सी विष्णु अवनी सिंह। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि पल्लव शासक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। जैसे हम जानते हैं ना कि पल्लव वंश की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है या फिर हेनसांग के द्वारा जो यात्रा विवरण है उससे मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन ने लिखा था समुद्रगुप्त का दरबारी वो कवि था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, विष्णु गोपा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, विष्णु गोपा इज द राइट आंसर। पल्लवों की राजधानी बताइए। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो कांचीपुरम, सभी को पता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है। हमारा नेक्स्ट सवाल बनता है कि पल्लव राजा, ध्यान दीजिएगा कि पल्लव जो राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा पराजित किया गया था कौन। तो हमने ऊपर में बात किया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो है किसके द्वारा, खालिस्तान के द्वारा पराजित हुआ था। तो ये पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया और इसके बाद ये पराजित हो गया और इसको पराजित किया इसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये ध्यान रखिएगा, पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी। तो वातापिकोड की उपाधि उसने धारण की थी, साथ ही साथ महामल्ल की उपाधि भी धारण की थी। दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत कहाँ से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने थ्योरी वाले फॉर्मेट में ऊपर में नहीं देखा, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा पूछे ये जाते रहते हैं। दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है उसकी शुरुआत पल्लव काल में ही हुई थी, पल्लव काल में हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बस लास्ट है यहाँ तक, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।